तो मैंने कहा चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कल मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हेन दे आर इन रेस्ट और इन मोशन। जब वो रेस्ट या मोशन में होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यहां पर बेसिकली आपको व्हेन 2 point charges Q1 and Q2 are in rest at distance R, the electrostatic force act between them by या obey Coulomb's law, obeys Coulomb's law। तो Coulomb's law क्या है? अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, 2 point charges at rest experience electrostatic force F is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। अगर दो चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच की दूरी R है, तो लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। यहां दोनों को पॉजिटिव लिया हूं और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हो जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइनिंग देम, अगर दोनों को हम कंबाइन करें, वी गेट F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। इसलिए F is equal to small k Q1 Q2 by R square, where small k is proportionality constant called Coulomb's constant। The value of k
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर Q1, Q2 एंड R। आप लोग माइक अपना अपना ऑन कर लें, अपना माइक ऑन कर लें। और ध्यान देंगे, मैंने कहा कि इलेक्ट्रो आवाज ना आने पाए, ध्यान दीजिए, माइक ऑन कर ले, आवाज ना आने पाए। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। अगर हम रेस्ट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो ये कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में था। और यहां पर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K कूलॉम्स कांस्टेंट है, जहां K कूलॉम्स कांस्टेंट है। और याद कीजिए जरा, ग्रेविटेशनल में कैपिटल G बताया था मैंने, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मासेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये कूलॉम्स कांस्टेंट नेचर बिटवीन मीडियम पे डिपेंड करता है और सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। SI सिस्टम है कि CJ सिस्टम है? आप लोगों में से पहले कोई अगर कुछ पूछना चाहता है अभी तक तो बता दे, वरना इसके आगे की मैं बात स्टार्ट करूं। यहां तक किसी कोई बात ना समझ में आई हो, दोबारा समझ में पूछना हो पूछ ले। अभी तक किसी को कोई बात ना समझ में आई हो, बोलिए अपनी बात। अगर किसी को बोलना हो तो अपनी बात किसी को अगर बोलना हो तो बोल सकता है। एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन बोला इस बात को? जानवी बिटिया, अभी मैंने रिपीट ही किया आपके लिए कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स मैं कल आपको पढ़ा दिया था, YouTube वीडियो पर आप उसको दोबारा देख भी सकती हैं, हम भेजे थे, नहीं भेजे था तो आज फिर भेज देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आज बताना है मुझको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन रेस्ट और इन मोशन, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 रेस्ट में होते हैं, R डिस्टेंस पर होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कूलॉम्स लॉ से निकाला जाता है। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आता है, जहां K को हम कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये नेचर ऑफ मीडियम पर और सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। जानवी जी, जानवी अभी तक सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? अभी यस सर, समझ गए। तो एक बार में सुना कीजिए, छूट गया था क्या आपका? नो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्शन लूज था। अच्छा ठीक है, तो ऐसे तो अगर कनेक्शन के लिए दिक्कत आएगी तो तुम बार बार कहते रह जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट किया कीजिए, कई बार ऑलरेडी रिपीट करता हूं मैं। और किसी कुछ पूछना है? और किसी कोई बात नहीं समझ में आई बताइए। चलिए क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं चीजों के लिए, आगे हम बात बढ़ा रहे हैं। ध्यान देंगे, यहां K मीडियम डिपेंडेंट होता है, इसको हम निकाल रहे हैं। ध्यान दें, यहां तक की बात हम बता चुके हैं आपको। इफ
चार्जेस इन वैक्यूम, माइक बंद कर लीजिए। चार्जेस इन इफ चार्जेस kept in vacuum तो यही जो k की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाता है। एंड if charges kept in medium, अगर किसी मीडियम में रखा होता है तो यही स्मॉल के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के अर्थात 9 × 10⁹ कैपिटल के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। Where capital K is dielectric constant of medium, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। सो दैट फोर्स वैक्यूम के लिए जो आ जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा। कहां पर? इन वैक्यूम। एंड F डैश दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा। कहां पर? इन मीडियम। मीडियम में ये वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान में रखना चाहिए आपको कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस समय केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो कूलाम्स लॉ फॉलो करता है और कूलाम के नियम के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K कूलाम्स कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट होती है। इन SI सिस्टम में K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, जहां एप्सिलॉन 0 को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाती है। अगर चार्ज मीडियम में है तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के आ जाएगा। तो इस तरह वैक्यूम के लिए ये फार्मूला और मीडियम के लिए ये फार्मूला लागू होता है। यहां तक ऐसी कोई बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई हो? किसने क्या लिखा था भाई? पढ़ नहीं पाए, फिर से बोल दें एक बार। किसने कुछ लिखा था स्क्रीन पे, हम पढ़ नहीं पाए। कुछ लिखा है, पढ़ लेता हूं फिर से। हाँ हो सो रहा है पता चल जाएगा। कौन है ये सर, बता दीजिए फिर से, कौन है ये? ये जो मैसेज लिख रहे हैं कौन है? हर्ष त्रिपाठी। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, फिर से बताइए। सर वो ऊपर वाला फिर से बताइए, तो नहीं आया। कौन सा ऊपर वाला बेटा? सर वही जो मतलब कैप्टन वैक्यूम वाला। अच्छा, हमने क्या बताया, कुछ समझ में आया क्या? नहीं सर, कुछ नहीं समझ में आया? सर ऊपर वाला नहीं आया बस। नहीं, हम जो कह रहे हैं उतना बताते जाइए। F बराबर क्या है, समझ में आ गया? यस क्या है F बराबर? सर F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर मीडियम चार्जेस के बीच का वैक्यूम होगा तो स्मॉल k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। क्या होगा? 1/4 अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन जैसे थीटा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, वैसे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन। हाँ, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। यस कब? जब वैक्यूम हो तब। और अगर मीडियम हो जाएगा
तो K की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल K और आ जाएगा। यहाँ कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहलाता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन K न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आता है। ये केवल फार्मूला आपको जानना है, डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप समझ लीजिए वैक्यूम के लिए कांस्टेंट की वैल्यू इतना और मीडियम में कांस्टेंट की वैल्यू इतना होती है, और ये मीडियम के हिसाब से कैपिटल K की वैल्यू बदलती रहती है। ओके कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। अब साइलेंट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जबकि यहाँ अब साइलेंट जीरो K को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो उम्मीद है कुछ समझ में आया। यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस होना है, थोड़ा सा बढ़ा के हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी इस पर डिटेल आप कूलॉम्स लॉ के बारे में 12th में पढ़ते हैं। कल मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, वहां पर कैपिटल G की वैल्यू याद होगी हर्ष जी आपको, कितना थी? 6.67 into 10⁻⁻23 नहीं, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर थी। ठीक, मीटर स्क्वायर पर केजी। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका, बहुत बढ़िया रहा। तो कैपिटल G की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम आएगा तो यहाँ कैपिटल K और आ जाएगा नीचे। ठीक है, चलिए और किसी कुछ पूछना है? किसी को और कोई प्रॉब्लम, कोई बात कम समझ में आई हो तो चलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये वैक्यूम के लिए हो गया, और F' मीडियम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये मीडियम के लिए हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आपको समझना ये है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये नोट्स आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा इसको। इसमें अब अगली बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। इफ चार्जेस इन मोशन, इफ अभी तक चार्ज रेस्ट में था, इफ चार्जेस इन मोशन they produce magnetic field, they produce magnetic field। अगर चार्ज मोशन में होते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज में तीन तरह की बातें, अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, मूव करेंगे यूनिफॉर्मली तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर एक्सेलरेटरी मोशन करेंगे, स्पीड बढ़ अथवा घट रही होगी या डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, एक्सेलरेटरी मोशन करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेंगे। तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब मोशन कर रहे हो, और तीसरा एक्सेलरेटेड मोशन जब कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रिलीज करते हैं। बहरहाल यहां मैं ये कह रहा हूं कि व्हेन चार्जेस इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड any moving charge inside magnetic field can experiences a magnetic force। The combination of electric and magnetic force is called electromagnetic force। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान देना चाहिए कि जब चार्ज मोशन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। और कौन सा फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन में जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर अगर दोनों का कॉम्बिनेशन किसी चार्ज पे लग रहा हो, इलेक्ट्रिक का भी मैग्नेटिक का भी, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
यहां तक की बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर किसी को नहीं आ गई हो माइक ऑन कर ले, अपनी बात कहे। अगर किसी को यहां तक की बात नहीं आई हो तो अपनी बात आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या है तक? नहीं समस्या है तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसको मिटा रहा हूं। अगली हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगली हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, माइक बंद रखिए, अगर नहीं पूछना माइक बंद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहला कैरेक्टर क्या है इसका? पहला कैरेक्टर क्या है? These forces may be, या these forces may be attractive or repulsive both in nature. These forces may be attractive or repulsive in nature. ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। कब अट्रैक्टिव होंगे? जब अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, ये आप जान रहे हैं। नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या? ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। F is inversely proportional to R square. इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे? अभी आपको पढ़ाया मैंने। F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसका मतलब कूलम्ब फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, these forces are long range force, long range force। ये long range force है, इसकी जो लिमिट होती है 0 से इंफिनिटी तक, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। मैंने कहा था 4 नेचुरल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में जो शुरू के दोनों हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों लॉन्ग रेंज हैं, बहुत ज्यादा दूरी तक कवर करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स हैं। चलिए बहरहाल, नंबर 3, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स। नंबर 4, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is central force, is central force। ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, कल हमने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। अगर दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्शन का और चाहे रिपल्सन का, वो दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगता है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। चौथी बात हो गई। पांचवी बात, फिफ्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहिए, क्योंकि मैग्नेटिक पे लागू नहीं हो रही इसी बातें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये मैंने कल बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन
केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो, देन द फोर्स व्हिच डू दैट वर्क, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और जो भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये भी जान लीजिए मोटा मोटा। डिटेल में हम बात करेंगे कब, जब आपको हम 4th यूनिट पढ़ा रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पर हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जम के बात करेंगे। अभी आपको केवल डिफिनेशन समझ लेनी है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि इफ वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देन फोर्स व्हिच डू दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना सेंट्रल फोर्स हो पाता है ना कंजर्वेटिव हो जाता है, केवल उसका एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज रुके हुए हों तो ये सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स होता है। छठी और अंतिम बात बोल रहा हूं यहां पर, द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन। यहां पर एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन माना जाता है, which carries या which carrying no charge and no rest mass। तो जैसा कि मैंने कहा था, कोई फोर्स क्यों होता है, क्या क्या होता है ये जान गए आप, किस नियम को फॉलो करता है, कैसे नेचर होते हैं, लेकिन क्यों होता है अगर समझना है तो मैंने कल शॉर्ट में बताया था कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई फोर्स तब लगता है जब कुछ एक्सचेंज होता है, बिना लेन देन के फोर्स नहीं लगता है। अगर दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो आपस में फोटोन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लगने को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपको एक्सचेंज पार्टिकल के रूप में जानना चाहिए कि फोटोन इज एक्सचेंज पार्टिकल बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहां तक अगर किसी कोई बात नहीं समझ में आई हो, कम समझ में आई हो, तो दोबारा पूछ लीजिए। यहां तक अगर कोई बात नहीं समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक वाली बात अगर नहीं समझ में आई, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई या कम समझ में आई, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है? क्लियर है? हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पूछा, फिर ज्यादा चीज में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्यों बताए हैं? हाँ वेरी गुड, क्योंकि अभी आप कौन पूछ रहा है, नाम बताइए अपना। अंकिता। हाँ अंकिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर सही बात है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने कही है, और ज्यादातर बातें मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बताई है, और पढ़ाया भी आपको ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में एक लाइन में लिखा कि द चार्ज इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड एनी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक के बारे में बड़ा कम बताया मैंने आपको, क्योंकि मैग्नेटिक के बारे में जो फार्मूले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटरी हैं। वो उसकी शुरुआत, उसके समझाने का जो बेस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाया जाता है जब चार्ज रेस्ट में हो, और जब मूव करेंगे तो मैग्नेटिक भी आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स को आपको डिटेल में 12th में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं शुरुआत में ही, इसीलिए शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें बताई जा रही हैं आपको। कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बताया जरूर मैंने, जैसे ये देखिए एक्सचेंज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोटोन होता है, और ज्यादातर बातें मैंने, ये पहली बात जो बताई थी मैंने, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर लागू होती है। और बाकी बातें जो आपकी हैं वो ज्यादातर मैंने पढ़ाने में भी
और बताने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बताई है। और केवल मैग्नेटिक के नाम पर शॉर्ट में कहा मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो उम्मीद है अंकिता भाई बात समझ में आ गई होगी आपको। सर कौन? हाँ बोलिए। सर फोटॉन तो शायद लाइट का पार्टिकल होता है ना? क्या चीज? तो सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे आ गया? फिर से बोलिए। बड़ी देखा ये कि लाइट का पार्टिकल होता है। हाँ, लाइट का पार्टिकल होता है और लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। क्या है? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 होती हैं, गामा, एक्स, यूवी, लाइट, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है। मैंने कहा था चार्ज रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का ही हिस्सा है और लाइट भी तो उसी का एक पार्ट है। तो जो फोटॉन आप समझते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है, केवल लाइट का ही नहीं, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट उसका इफेक्ट जो भी है उसको एक्सप्लेन करने वाली चीज है। इसीलिए यहां एक्सचेंज पार्टिकल रूप में फोटॉन लिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं भाई? यस सर, यस। और कुछ पूछना किसी को? आगे। और किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा पढ़ा रहा हूं, जो कि अभी शुरुआत है आपकी। तो शुरुआत में भी आपको ज्यादा ही लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बताने लगे। तो चूंकि ये चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड है तो यहां पर सबसे आपको थोड़ा थोड़ा परिचित कराना है मुझको। तो काम अभी आपके पास बहुत सारा है। शुरुआती परिचय के दौरान में आप इतनी बात समझ रहे हैं, यहां तक की बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग डालेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये दोनों टॉपिक, अगली हेडिंग जो पढ़ानी है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगली हेडिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगली हेडिंग में पढ़ाऊंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, the force between nucleons that held it together, against electrostatic force is called strong nuclear force, is called strong nuclear force। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो ध्यान दें अगर आप बात पे, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन होता है, जबकि आपको समझना चाहिए कि प्रोटॉन भी पॉजिटिव, अगला प्रोटॉन भी पॉजिटिव, दोनों तगड़ा रिपल्सन लगाएंगे और अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ये अलग नहीं होते हैं। और जो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो इसका मतलब कोई और फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्सन के अगेंस्ट उन लोगों को बांधे हुए है और न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे रहा है। तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें एक और फोर्स को समझना पड़ता है, और वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एंड इट इज 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो न्यूक्लियस को पकड़े हुए है और न्यूक्लियस को स्टेबल किए हुए है। तो द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस दैट हेल्ड इट टुगेदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी कि प्रोटॉन प्रोटॉन टूट क्यों नहीं जाते, न्यूक्लियस अलग क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, और कुछ पूछना नहीं होगा यहां तक। किसी कुछ पूछना है? नहीं। अगली हेडिंग जो पढ़ानी है मुझको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ strong nuclear force, characteristic of strong nuclear force। नंबर 1, these forces are basically attractive in nature। These forces are basically attractive in nature। नंबर 2 क्वालिटी, it is strongest force in nature। चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे वीक कौन है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, बता चुका मैं आपको। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। These forces are short range force। These forces are short range force, effective up to nuclear distances, effective up to nuclear distances 10 to power minus 15 मीटर, यहीं तक इफेक्टिव होते हैं। नंबर 4, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। चौथा, these forces are independent of charge। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उतना ही अट्रैक्शन लगेगा जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। चार्ज वाला जो मामला था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में लगता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए बस शॉर्ट रेंज होना और न्यूक्लियस होना ही पर्याप्त है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। चार्ज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता है। पांचवी बात, these are non-central force। These are non-central forces। सेंट्रल फोर्स क्या बताया था कि दोनों चार्ज को मिलाने के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलग लगता है तो सेंट्रल फोर्स होता है। लेकिन ये दोनों आपके न्यूक्लियस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलावा नहीं लगता है। तो ये इसका मतलब कि जो आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सेंटर को मिलाने लाइन के अलावा नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और छठी बात, these forces does not obey inverse square law। does not obey इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि
F is inversely proportional to R square, इसको फॉलो नहीं करता ये, नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो दैट it is not a central force, not a conservative force, not a conservative force। तो अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो मैंने कहा था जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है वही आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब इसके द्वारा किया गया वर्डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। और सातवीं और अंतिम बात, द एक्सचेंज particle responsible for strong nuclear force is पाई मेसन, ये पाई लिखा है, इस पाई मेसन, ये पाई मेसन होता है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है जान गए आप, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है ये आप जान गए। नेक्स्ट हम लोग कल वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। उसके पहले अगर इसमें कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ बात कम समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बात पूछना हो, कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ बता दीजिए। बेटा इससे पहले बता दिया, इनवर्स स्क्वायर का मतलब इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। और ऐसे दो फोर्स आप जान गए, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सारे फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, जैसे न्यूक्लियस फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर फॉलो नहीं करता है, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जैसी कंडीशन नहीं है। ये डिस्टेंस पर दूसरी तरीके से डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होता है। इस रूल को केवल ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही फॉलो करता है, बाकी जैसे मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं करता है, बाकी जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं करता है, जैसे फ्रिक्शन नहीं करता है। तो कई फोर्सेस ऐसे हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही फॉलो करता है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। और कुछ पूछना किसी को? तो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखाई, और यहां पर पाई मेसन के एक्सचेंज होते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच, और तब उनके बीच में जाकर के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छे से इस वीडियोस को दोबारा देखिएगा, हम भेज देंगे, और इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। थ्योरेटिकल अप्रोच है, टॉपिक लिखने के लिए आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, टॉपिक तैयार करिए। एक टॉपिक और बचा रह गया आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नेक्स्ट उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास छोड़ रहे हैं। किसी को कोई डाउट होगा मैसेज में टाइप करिएगा, और वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और जहां दिक्कत है वो बताइएगा। गुड लक।